4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आने के बाद बहुत से क्वेश्चंस उठने लगे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस का दबदबा रहा, चाहे वो स्टेट हो या फिर सेंटर। इसके बाद 1996 के बाद बीजेपी का राइज होने लगा 1996 के इलेक्शंस में, और ऐसा देखा गया कि इस टाइम पे इकोनॉमी का बूम और करप्शन दोनों साथ साथ चल। यूपीए 2 में भी जब बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट डिस्कस हो रहा था, तो टीएमसी लीडर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने सपोर्ट देने से मना करा। 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आने के बाद बहुत से क्वेश्चंस उठने लगे। क्या मोदी मैजिक कम होने लगा है? नीतीश किसका साथ देंगे? यूपी में समाजवादी पार्टी की वापसी हो गई है? और इसके साथ साथ क्या एग्जिट पोल सही थे? जो 400 पार का नारा था वो फेल हो चुका है? अच्छा, बहुत से क्वेश्चंस उठे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था, क्या दोबारा से कोलिशन एरा इंडियन पॉलिटिक्स में वापस आ गया है? आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कोलिशन पॉलिटिक्स किस तरह से नेशनल पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करती है। कोलिशन गवर्नमेंट को समझने के लिए हमें हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि कोलिशन एरा शुरू कब हुआ, और एक ऐसा भी टाइम था इंडियन पॉलिटिक्स में कि कोलिशन गवर्नमेंट ही सेंटर में बनी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस का दबदबा रहा, चाहे वो स्टेट हो या फिर सेंटर। हमेशा कांग्रेस ने डोमिनेट किया, और कहा भी जाता था अगर आप दिल्ली से हावड़ा की तरफ जाएंगे तो आपको कोई भी ऐसा स्टेट नहीं मिलेगा जहाँ पे कांग्रेस की सरकार ना हो। लेकिन ये पिक्चर 1967 के इलेक्शंस के बाद बदल गई। कांग्रेस को 7 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, और कुछ राज्यों में उसने मेजॉरिटी खो दी, और वेस्ट बंगाल, केरला और पंजाब जैसे राज्यों में कोलिशन गवर्नमेंट बनी। फर्स्ट टाइम था कि जब कोलिशन अलायंस इंडियन पॉलिटिक्स में आए। 1967 के इलेक्शंस में कांग्रेस के हार के रीज़न बहुत से थे। फूड शॉर्टेज, एग्रीकल्चर का लॉसेस, हाई इन्फ्लेशंस, फॉरेक्स क्राइसिस, जिसके चलते सोशलिस्ट और नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आए। फिर इसके बाद जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसको हटाने के तुरंत बाद जब इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस पूरी तरह से हार गई, और जनता दल की गवर्नमेंट बनी मोरारजी देसाई की लीडरशिप में। लेकिन जो फॉर्मल बिगिनिंग थी कोलिशन पॉलिटिक्स की 1989 के इलेक्शन से शुरू हुई। 1989 के इलेक्शंस में कांग्रेस राजीव गांधी की लीडरशिप में अपनी मेजॉरिटी लॉस्ट कर दी, और इसके बाद नेशनल फ्रंट बना। अलग अलग पार्टीज ने सपोर्ट किया, जिसमें जनता दल था, उसके बाद जिसको सपोर्ट किया लेफ्ट ने और बीजेपी ने। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, पर लेकिन ये कोलिशन ज़्यादा दिन तक नहीं चला, फिर ये सरकार गिर गई। इसके बाद चंद्रशेखर की सरकार आई, जिसको कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट किया, वो भी कुछ महीने ही चली, उसके बाद वो भी गिर गई। फिर इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी। हाँ, हालांकि इसमें कांग्रेस पूरी तरह मेजोरिटी में नहीं थी, बट लेकिन पीवी नरसिम्हा राव कहीं ना कहीं कुछ स्मॉल पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का सपोर्ट लेके उन्होंने अपने पूरे 5 साल पूरे किए। और पीवी नरसिम्हा राव ने अपने टर्म में कुछ ऐसे काम किए जो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस से इंडियन इकोनॉमी को बाहर निकालना। इसके बाद 1996 के बाद बीजेपी का राइज होने लगा। 1996 के इलेक्शंस में कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं थी। बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में गवर्नमेंट बनाई, लेकिन वो सिर्फ 13 दिन तक चली। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे। उसके बाद वो सरकार गिर गई। इसके बाद यूनाइटेड फ्रंट कोलिशन बना, जिसमें एच.डी. देवगौड़ा और आई.के. गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने, जिसको कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट दिया। फिर 1998 में एनडीए ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। एनडीए में बीजेपी मेन पार्टी थी, और इसके साथ साथ इसके बहुत से अलायंस थे, जैसे पंजाब के अकाली दल। अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में इस गवर्नमेंट ने पूरा टर्म कंप्लीट किया और बहुत से रिफॉर्म्स लेके आए, और यहाँ तक कि जो न्यूक्लियर टेस्ट था पोखरण में, इसी सरकार में हुआ। फिर उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार रही। यूपीए में अलग अलग पार्टीज थी, मेन कांग्रेस, उसके साथ साथ डीएमके, टीएमसी, आरजेडी, एनसीपी,
झारखंड मुक्ति मोर्चा और समाजवादी पार्टी बीएसपी और लेफ्ट। यूपीए 1 2004 से लेकर 2009 तक कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिसीज आई, जैसे आरटीआई एक्ट, नरेगा, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम हुआ और फॉरेन पॉलिसी। अमेरिका से स्टार्ट हुआ न्यूक्लियर पीस डील, बट लेकिन इसका लेफ्टिस्ट सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने इस फॉरेन पॉलिसी का अगेंस्ट में रहे। और सेकेंड टर्म जो 2019 से 2014 था यूपीए में, उसमें भी लगभग सेम पॉलिटिकल पार्टीज रहीं। इस टेन्योर में बहुत से, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आधार प्रोग्राम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, ऐसी पॉलिसीज आई। और इस टाइम पे और ऐसा देखा गया कि इस टाइम पे इकोनॉमी का बूम और करप्शन दोनों साथ साथ चले। फिर इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने एक ह्यूज विक्ट्री ली और फुल मेजॉरिटी में उन्होंने सरकार बनाई। पर लेकिन उन्होंने अपना अलायंस जो एनडीए था उसको नहीं तोड़ा, उसके साथ ही गवर्नमेंट बनाई। इस टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए, जैसे डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद 2019 में अगेन बीजेपी ने फुल मेजॉरिटी से आए और एनडीए अलायंस को कंटिन्यू रखा। इस टेन्योर में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में आर्टिकल 370 जैसा इम्पोर्टेंट। अब हम देखते हैं जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है उसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। इसमें पहला इंक्लूसिव गवर्नेंस, जैसे इसमें अलग अलग स्टेट से पार्टीज होती हैं, ब्रॉडर रिप्रेजेंट होता है। हर रीजनल पार्टीज अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं और जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें कंसेंसस होता है। एक सिंगल पार्टी या सिंगल पर्सन डिसीजंस नहीं लेता है। और इसमें चेक एंड बैलेंस रहता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एटोक्रेसी की तरफ नहीं जा रही है कि कुछ ही लोग, कुछ ही पार्टी पूरे देश को रूल कर रहे हैं। और इसमें अकाउंटेबिलिटी भी रहती है। और इसके साथ साथ जो फेडरल स्ट्रेंथनिंग होती है, जैसे जो रीजनल पार्टीज जब कोलिशंस में आती हैं तो जो रीजनल इश्यूज होती हैं पार्टीज दी जाती है, जो कहीं ना कहीं ज़रूरी भी होता है। और इसके साथ साथ जो डाइवर्स लीडरशिप, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी से अच्छे लीडर्स मिलते हैं, वो कहीं से भी हो सकते हैं, किसी भी रीजन से हो सकते हैं या किसी भी पार्टी से हो सकते हैं। और पॉलिसीज़ में जो इनोवेशंस होता है, अगर हम देखें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की खुद की आइडियोलॉजी होती है तो वो जो पॉलिसीज़ बनाती हैं उसी आइडियोलॉजी बेस्ड हो सकती हैं। पर लेकिन कोलिशंस गवर्नमेंट में डिफरेंट पार्टीज़ के व्यूज़ कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें न्यू इनोवेशंस ला सकते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को बेनिफिट देगी। अगर हम देखें कोलिशंस गवर्नमेंट्स के अपने खुद के डिसएडवांटेज हैं। जो मेन डिसएडवांटेज है इंस्टेबिलिटी। अगर देखा जाए 90s के बाद जो गवर्नमेंट्स बनी, जैसे 13 डेज की, एक 1 ईयर, 10 ईयर, इस तरह की गवर्नमेंट्स बनी, जिससे गवर्नमेंट का बार बार फॉल आउट होना, दोबारा इलेक्शंस होने, ये कहीं ना कहीं जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो पब्लिक का पैसा है, वो वेस्ट होता है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पॉलिसीज पैरालिसिस भी होता है। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं डिफरेंट पार्टीज, जो रीजनल पार्टीज होती हैं, उनको सपोर्ट करने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज होती हैं उनमें स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं होता है। जैसे जो न्यूक्लियर डील हुई थी 2008 में, उसमें लेफ्ट पार्टीज ने अपना सपोर्ट देने से मना कर दिया था यूपीए में। और कहीं ना कहीं यूपीए 2 में भी जब बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट डिस्कस हो रहा था, तो टीएमसी लीडर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने सपोर्ट देने से मना करा मनमोहन सिंह की सरकार को। कोलिशन पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं गवर्नेंस का कंप्रोमाइज़ भी होता है। देखा गया कि कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इनएफिशिएंट या स्लो हो जाती है, क्योंकि सभी पार्टीज़ के डिसीजंस होते हैं और कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट जुड़ा होता है। इसमें ज़्यादातर देखा गया जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फोकस शॉर्ट टर्म गोल्स पे होता है, ना कि लॉन्ग टर्म गोल्स पे, जिसके चलते जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, उस पर फोकस कम जाता है। और शॉर्ट टर्म्स जैसे फ्रीबीज कल्चर को प्रमोट करना, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता में बनी रहें। और इसके बाद पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म बना होता है, जैसे कि हॉर्स ट्रेडिंग। पॉलिटिकल पार्टीज दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के एमपीज़ को अपनी पार्टीज़ में ज्वाइन कराती हैं अपनी इन्फ्लुएंस एंड पावर बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट में। इस बार एनडीए में जो बीजेपी के अलायंस हैं, मेनली टीडीपी चंद्रबाबू नायडू और जनता दल नीतीश कुमार, दोनों की डिमांड है कि जो उनके स्टेट्स हैं उनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, जिनसे उनके एरियाज़ का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो, उन पे फोकस्ड हो। कोलिशन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होती हैं रीजनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने में, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और कहीं ना कहीं कोई पार्टी
डोमिनेंस ना कर रही हो नेशनल पॉलिटिक्स में और कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ ना चले जाए। जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं जैसे कि आर्टिकल 370 को हटाना, ट्रिपल तलाक, डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन या फिर डीमोनेटाइजेशन, इस तरह के इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए एक सेंटर में मेजॉरिटी पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है। आपका क्या सोचना है कि कोalition गवर्नमेंट कितनी अच्छी होती हैं या फिर एक सिंगल पार्टी रूल, एक स्टेबल गवर्नमेंट कंट्री के लिए अच्छा होता है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।